बच्चों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। बच्चों, आज हम अवलोकन का दूसरा प्रकार नियंत्रित अवलोकन करने जा रहे हैं। और अनियंत्रित अवलोकन के बाद हम बिल्कुल इसका अपोजिट जो है वो है नियंत्रित अवलोकन कहलाता है। अनियंत्रित अवलोकन के प्रकार और गुण की जब हमने बात की, उसके बाद नियंत्रित अवलोकन की चर्चा करना जरूरी है कि फिर नियंत्रित और अनियंत्रित क्या है। नियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता सामाजिक घटनाओं और अवलोकनकर्ता दोनों पर नियंत्रण रखा जाता है। अवलोकन की जो योजना है, संपूर्ण योजना, उससे पहले से तैयार किया जाता है। उसके बाद अवलोकन द्वारा सूचनाओं को एकत्र कर लिया जाता है। मतलब इसमें हम पहले से पूरी तैयारी कर लेते हैं और उसके बाद जाकर अवलोकन करते हैं। अवलोकन की पूर्व प्रक्रिया निर्धारित करके नियंत्रित स्थितियों में कार्य संपन्न किया जाता है। कुछ क्षेत्रों में ये अवलोकन अधिक प्रभावपूर्ण होता है, जैसे सास बहू के संबंधों को लेकर, नंद भाभी के संबंधों को लेकर। इस अवलोकन के माध्यम से ज़्यादा आसानी से समझा जा सकता है। नियंत्रित अवलोकन का प्रयोग ज़्यादातर हम बालकों के व्यवहारों को जानने के लिए, जैसे उनका व्यवहार आक्रामक क्यों हो जाता है, या वो सहानुभूति, सहयोग, भय, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, झगड़ा आदि ऐसे अनेक व्यवहार हैं जिनको नियंत्रित अवलोकन के द्वारा मापा जा सकता है। और उनके आधार पर उनके जो नकारात्मक व्यवहार है उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, हम रोक लगा सकते हैं और सकारात्मक व्यवहार में वृद्धि कर सकते हैं। इसलिए हम ये कहेंगे कि नियंत्रित अवलोकन लघु समूह अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। लघु अनुसंधान का मतलब क्या है? जब छोटे समूह पर अध्ययन करना हो तो नियंत्रित अवलोकन विधि ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, ज़्यादा अच्छी होती है। और वास्तव में इसका अध्ययन क्षेत्र सामाजिक समूह के व्यवहारों का ही अवलोकन होता है। इसलिए नियंत्रित अवलोकन लघु समूह अनुसंधान के लिए क्या माने जाते हैं? महत्वपूर्ण माने जाते हैं। नियंत्रित अवलोकन में पक्षपात से बचने के लिए कुछ चीज़ें हम देख सकते हैं। अनुसंधानकर्ता को अपने लेखों की सहायता से और अनेक अनुसूची, प्रश्नावली तथा परीक्षण आदि निर्मित करने पड़ते हैं, जिससे अध्ययनकर्ता को व्यवस्थित अवलोकन की एक निश्चित रूपरेखा निर्धारित की जा सके या निर्धारित हो सके। अर्थात इसमें हम ये कहेंगे कि नियंत्रित अवलोकन में पक्षपात नहीं आ जाए, क्योंकि उत्तरदाता और अवलोकनकर्ता दोनों आमने सामने की स्थिति में होते हैं, तो कहीं वो उसके अपने प्रभाव से उनको प्रभावित ना कर ले या उनके प्रभाव से खुद को प्रभावित ना कर ले। इसलिए इस पक्षपात की भावना से बचने के लिए अनुसंधानकर्ता क्या करता है, बहुत सारे आर्टिकल्स की सहायता से अनेक अनुसूची, प्रश्नावली और परीक्षण आदि को तय करता है, जिसके माध्यम से अवलोकनकर्ता जब क्षेत्र में अध्ययन करने जाता है तो एक निश्चित रूपरेखा उसके सामने होती है, उसको उन्हीं क्रम में, उसी लिमिट में रहकर अध्ययन करना होता है। अध्ययनकर्ता के धन और समय की इसमें बचत और परिश्रम की बचत होती है। साथ ही अवलोकन के परिणाम भी क्या होते हैं, अधिक विश्वसनीय हो जाते हैं, क्योंकि अवलोकनकर्ता टूल्स लेकर जाता है। टूल्स के अकॉर्डिंग उसको काम करना होता है, तो मनमानी कोई चीज़ वो रिकॉर्ड कर नहीं सकता, मनमानी चीज़ कोई रख नहीं सकता है। इसलिए हम ये कहेंगे कि नियंत्रित अवलोकन के परिणाम क्या हैं, ज़्यादा विश्वसनीय माने जा सकते हैं और इसमें समय, धन और परिश्रम तीनों चीज़ क्या हो जाती है, बचत हो जाती है। फिर अब हम बात करते हैं, अब आयोजन कैसे किया जाए इसका, नियंत्रित अवलोकन का। तो नियंत्रित अवलोकन का आयोजन एक विशेष कार्यप्रणाली के द्वारा किया जाता है और इसमें बहुत ही सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अवलोकनों में जो नियंत्रण है वो अपन यूँ कहें कि इस प्रकार के अवलोकनों में उसके स्तर, स्टेज और नियंत्रण और साधनों को सम्मिलित किया जाता है। कहाँ कहाँ पर कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहले अवलोकन के स्तर पर अगर हम बात करते हैं नियंत्रण की,
तो व्यवहार के निश्चित पक्षों का मापन करने वाले व्यवस्थित अवलोकन 2 स्तरों पर आयोजित किए जाते हैं। एक तो क्षेत्रीय स्तर पर और दूसरा कहाँ पर, प्रयोगशाला स्तर पर। क्षेत्रीय स्तर पर क्या होता है कि समाजशास्त्री भावी घटनाओं की भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन इस बात को पूर्ण निर्धारण कर सकता है कि उसे अपने अध्ययन के लिए किसी विशेष प्रकार के व्यवहार का ही अवलोकन करना ठीक रहेगा। उसकी अवलोकन की क्रिया किसी विशेष व्यवहार की उपस्थिति, अनुपस्थिति अथवा तीव्रता को नोट करने तक ही सीमित रहती है। जब अवलोकनकर्ता के पास अपनी समस्या से संबंधित सूचनाएं पहले ही उपस्थित हों, तो उस स्थिति में उस स्थिति पर क्या हो जाता है, नियंत्रण उपयुक्त होता है। मतलब पहले से उसको तय करके भेजते हैं, तेरे को क्या देखना है और क्या नहीं देखना, क्या करना है और क्या नहीं करना, तो वो पक्षपात नहीं आ सकता। दूसरा, निरीक्षणकर्ता के स्तर पर। निरीक्षणकर्ता पर नियंत्रण दूसरी विधि है। इसमें निरीक्षणकर्ता को कुछ साधनों द्वारा नियंत्रित व संचालित किया जाता है। वह इसके लिए यह आवश्यक है कि निरीक्षणकर्ता किसी पक्षपात या व्यक्तिगत दबाव में ना आ जाए। इसके लिए उसको क्या किया जाता है, कुछ फ़ोटोग्राफ्स खींचने के लिए कुछ खिंचे हुए टेप रिकॉर्ड, प्रश्नावली और अनुसूची दी जाती है, तो हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। तो ऐसे में निरीक्षणकर्ता का प्रभाव अवलोकन पर नहीं आएगा। अब बात करते हैं हम दूसरी, अवलोकन का जो नियंत्रण है। अवलोकन पर नियंत्रण की जब हम बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि नियंत्रित अवलोकन में लगाए गए नियंत्रण प्रायः 2 स्तर पर होते हैं। एक सामाजिक घटना पर नियंत्रण और दूसरा अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण। सामाजिक अवलोकन की जब हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि अवलोकन पर नियंत्रण अलग अलग तरह से होता है। तो जब अवलोकन के नियंत्रण की बात कर रहे हैं अपन कि देखने पर कैसे नियंत्रण किया जाए, तो पहला है सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण और दूसरा है अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण। गुडे और हार्ट ने कहा कि अध्ययन वस्तु पर नियंत्रण करके हम इसको ज़्यादा कह सकते हैं विश्वसनीय बना सकते हैं। सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण का अर्थ है कि इसमें निरीक्षण करने वाले की घटना को नियंत्रित किया जाता है, जिसके लिए सामाजिक वैज्ञानिक को अत्यधिक सूझबूझ और कुशलता का परिचय देना होता है। ठीक है। और जैसे मान लीजिए बालकों के व्यवहार का अध्ययन करना है, तो बालकों के व्यवहारों से संबंधित अध्ययन इस अवधि से किए जा सकते हैं कि उसको पहले से तय है कि उसको क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। फिर फोटोग्राफ्स लेनी है तो तय हो जाता है ये सारा। फिर हम दूसरा जो निरीक्षणकर्ता पर नियंत्रण, निरीक्षणकर्ता पर नियंत्रण दूसरी विधि है। इसमें निरीक्षणकर्ता को ही कुछ साधनों द्वारा नियंत्रित व संचालित किया जाता है। मतलब जो अवलोकन करता है उसको कुछ साधन ऐसे प्रोवाइड कराए जाते हैं जिससे उसके ऊपर नियंत्रण बना रहे, कहीं वो गलत आंकड़े ना दे दे। इसके लिए जैसे उसको कह दिया जाता है जिस स्थान पर आप जा रहे हो वहाँ से फ़ोटोग्राफ्स लेकर आना, कुछ टेप रिकॉर्ड दे दिया जाता है ताकि जो वार्तालाप कर रहा है वो उसको टेप करके रिकॉर्ड करके ले आए। और अनुसूची और प्रश्नावली भी उसके व्यवहार को नियंत्रित करती है। तो इस तरह से हम 2 प्रकार का नियंत्रण, गुडे और हार्ट ने जो बताया अवलोकन पर नियंत्रण, उसकी बात हमने की। अब हम बात करते हैं अवलोकन के साधन। नियंत्रित अवलोकनों में परिणामों के मापन की शुद्धता के लिए कुछ साधनों का होना आवश्यक है, जैसे ध्वनि तथा गति यंत्र, चलचित्र, फोटो, कैमरा, अवलोकन अनुसूची, दर, मापकों आदि का प्रचलन इसी कारण इस क्षेत्र में बढ़ रहा है। मतलब कहीं भी कोई मनमानी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो जाए, मनमानी चीज़ें ना आ जाए, कहीं पक्षपात ना आ जाए, इसके लिए इस प्रकार के टूल्स जो हैं वो काम में लिए जाते हैं। इसीलिए मानचित्र, शरीर रचना के लिए शरीर मापक आदि तथा विभिन्न प्रकार की डायरियाँ आदि सूचनाओं को नोट करने के लिए काम में ली जाती है। जैसे बच्चों का अध्ययन करना है तो उनकी हाइट, वेट, है ना, उनका स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ें नोट की जाती हैं। तो इस तरह से अध्ययन में कहीं कोई पक्षपात की संभावना नहीं आ सकती है। तो इसलिए अपन ये वाली बात कह रहे हैं कि ये सारी सूचनाएं उसको नोट करनी होती है अवलोकनकर्ता को, और इस प्रकार नियंत्रित अवलोकन के आयोजन की प्रक्रिया के लिए एक विशेष कार्य अपनाने की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम कल पढ़ेंगे नियंत्रित और अनियंत्रित अवलोकन में अंतर और सामूहिक अवलोकन। ठीक है, धन्यवाद।